हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स देख रहे थे और हम 2018 तक के जितने भी जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं वो कर भी चुके थे। उसी सीक्वेंस में अब हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जेई एडवांस 2017 का। इसमें इन्होंने हमसे पूछ रखा है द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if the triangle has area 24 square units then find the length of the smallest side। जैसे ही हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते के साथ ही हमारे माइंड में तुरंत ऐसी सी फीलिंग आती है कि जैसे ये क्वेश्चन इन्होंने जेई मेंस के लिए बनाया हो। और जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो भी हम पाएंगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इन्होंने इतना इजी लेवल पर दे दिया है कि ये हमें जेई मेंस से ऊपर के लेवल का नहीं लगता है। तो स्टार्ट करते हैं उन बेसिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो इन्होंने यहां पर मेंशन करी है। इन्होंने हमसे सबसे पहले तो बोला है कि हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है और उसके बाद इन्होंने हमसे बोल रखा है कि इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। जब भी कभी कोई भी बच्चा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में उसको ये बात समझाई जाती है कि जब भी कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स, 4 टर्म्स या 5 टर्म्स को एज्यूम किया जाता है तो वो किस तरीके से किया जाता है। हम जानते हैं कि जब किसी भी एपी के 3 टर्म्स को हमें कॉन्जिक्यूटिवली एज्यूम करना होता है तो हम उसको कन्वीनियंस की वजह से a माइनस डी ए एंड ए प्लस डी एज्यूम करते हैं। तो यहां पर भी इसी को ही हम एज्यूम करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो हमने लेट से अभी के लिए ए माइनस डी को तो अपना परपेंडिकुलर एज्यूम कर लिया इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ए को हमने इसका बेस एज्यूम कर लिया है एंड ए प्लस डी को हमने इसका हाइपोटेनियस एज्यूम कर लिया है। तो अगर हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या याद आता है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमें समझ में आ पा रहा है कि हम बोल पाएंगे ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और जैसे ही ये हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ ए डी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ ए डी प्लस ए स्क्वायर। और यहां से आप देख पा रहे हैं ए स्क्वायर डी स्क्वायर यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, और जो भी हमारे पास बच रहा है उसको हमने एक साइड में कर कर लिख लिया है। लेट से हम एलएचएस में रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए डी इक्वल टू 0, और यहां से अगर हम a को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 4d इक्वल टू 0। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो या तो हमारे पास a इक्वल टू 0 आएगा और या हमारे पास a इक्वल टू 4d आएगा। हम देख पा रहे हैं कि a इक्वल टू 0 तो हमारे एजम्पशन में शामिल हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो सब चीज़ हमारी गड़बड़ा जाएगी। तो हमने a इक्वल टू 4d को ले लिया है और इस रिजल्ट को यूज करते हुए अब हम सेकंड कंडीशन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर इन्होंने क्या बोल रखा है कि इफ द ट्राइंगल हैज एरिया 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो मतलब अगर इस ट्राइंगल का, जो कि हमारे लिए क्या बता रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम समझ पा रहे हैं उसके लिए हम अपना बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ ऑफ बेस, जो कि कितना मान रखा है हमने a इंटू परपेंडिकुलर लेंथ दैट इज a माइनस डी। ये कितना बता रखा है हमें, 24 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बस अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास a को तो अभी हमने क्या कैलकुलेट करा है 4d, और ऐसे 2 को उठा के हम कहां भेज देते हैं, RHS के अंदर। ये हो जाएगा हमारे पास 4d इंटू, यहां पर भी हमने a की जगह 4d रख दिया इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 24 इंटू 2 48। हम ध्यान से देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4d इंटू 3d इक्वल टू 48, और हम देख रहे हैं डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। यहां से हमारे पास d की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 2। अब जैसा कि हमारे पास d की ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो इसलिए हमें d को प्लस माइनस 2 एज्यूम करना पड़ेगा। तो
जैसे ही आपके पास d की वैल्यू आ गई तो एक बार तो हम बात करेंगे d इक्वल टू +2 की, और एक बार बात करेंगे d इक्वल टू -2 की। अगर हम d इक्वल टू 2 लेते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 4d से 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, और जब हम d इक्वल टू -2 की बात करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू -2 इक्वल टू -8। यहां से देखकर हम समझ पा रहे हैं कि d की जो दो वैल्यू आ रही हैं 2 एंड -2, उसमें हम d इक्वल टू -2 एज्यूम अभी नहीं कर सकते, क्योंकि a की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास किसी भी ट्रायंगल की साइड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये आगे हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइड लेंथ बाय दिस d। तो ये हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम यहां की बात करते हैं a इक्वल टू 8 आ गया, d इक्वल टू 2 आ गया, और ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अगर हम तीनों साइड्स को कैलकुलेट करेंगे तो a माइनस डी से हमारे पास वैल्यू आ रही है 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, a की वैल्यू आ गई 8 एंड a प्लस डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो सोचने वाली बात इतनी है कि जब इन्होंने हमसे स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ पूछ रखी है, तो अगर हम देख पाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जेईई एडवांस 2016 का। इसे चाहें तो हम ट्रिगो के अंदर भी काउंट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि सिग्मा लगा रखा है तो इस वजह से इन्होंने इसे सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर डाल दिया था। तो क्या पूछ रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा ऑफ दिस एक्सप्रेशन 1 साइन ऑफ π/4 प्लस k-1 टाइम्स ऑफ π/6 इंटू साइन ऑफ π/4 प्लस k टाइम्स ऑफ π/6, और इस पर k की वैल्यू दे रखी है सिग्मा लगाकर k इक्वल टू 1 to 30। अगेन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दे जरूर रखा है इन्होंने ये क्वेश्चन जेईई एडवांस लेवल पर, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत इजी। इसमें जो कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है वो इंटीग्रेशन से उठाया गया है। इंटीग्रेशन करते हुए जब भी कभी हमारा कोई टर्म या कंटेंट डिनोमिनेटर के अंदर आ जाता है तो हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन करते हुए सोचना पड़ता है। बिल्कुल वही बात हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। तो अगर हम थॉट प्रोसेस को सोचें कि आखिर हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो इनिशिएशन हम करते हैं इंटीग्रेशन के थॉट प्रोसेस से। इंटीग्रेशन में होता क्या है कि जब 1 के अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर के अंदर कोई क्वांटिटी दी जाती है और वो क्वांटिटी इस तरीके से दी जाती है कि हम उसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी या उस फ्रेज को बोलते हैं नीचे का माल ऊपर बनाना। ये नीचे का माल ऊपर बनाने वाली जो टर्मिनोलॉजी है, इससे हमारे बहुत भयंकर और डेंजरस टाइप के इंटीग्रेशन भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। वही टर्मिनोलॉजी हम यहां पर यूज करने वाले हैं। यहां पर डिनोमिनेटर में जो नीचे वाली क्वांटिटी है इसको हम ऊपर बनाने वाले हैं, लेकिन ध्यान बस हमें इतना रखना है कि इसको बनाते हुए हम किसी भी वेरिएबल टर्म को ऊपर लेकर जरूर जाएंगे, लेकिन वो एक्चुअल में वहां एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर हमें दे रखा है साइन के अंदर π/4 प्लस k-1 टाइम्स ऑफ π/6, और यहां दे रखा है π/4 प्लस k टाइम्स ऑफ π/6। यहां पर हमें k वेरिएबल टाइप का दिखाई दे रहा है, और अगर हम एक बेसिक कैलकुलेशन यहां पर करके देखें कि अगर इस पर्टिकुलर टर्म को अभी के लिए हम a मान लें और इस पर्टिकुलर टर्म को, ये जो ये वाली टर्म है, इसको अभी अगर हम b मान लेते हैं, तो अगर हम a माइनस बी करके देखते हैं तो हमारे पास आएगा π/4 प्लस k टाइम्स ऑफ π/6 माइनस π/4 प्लस k-1 टाइम्स ऑफ π/6। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर जब ये माइनस साइन अंदर अप्लाई होगा तो ये π/4 से ये π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा अंदर k π/6 माइनस π/6, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का k π/6 जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस के k π/6 से, और हमारे पास फाइनली कितना बचेगा π/6। ये चीज अगर हमारे माइंड में
हो रही है तो हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड बहुत इजीली कर पाएंगे। मान लो किसी बच्चे के दिमाग में ये भी नहीं आ पा रहा है कि आखिर ये कैसे सोचा जाएगा, तो पहली बात तो ये है कि बच्चे को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, तभी वो क्वेश्चन के टाइप्स को समझ पाएगा। क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन का टाइप देखते के साथ ही हमें समझ में आ पाता है कि इसमें आखिर करना क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है, बच्चे को फॉर्मूलाज बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। हम जानते हैं साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर हम ये फॉर्मूला बाय हार्ट अगर याद रखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि ये जो नीचे कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन वाले ये जो दो साइन वाले टर्म हमारे पास हैं, ये हम सेग्रीगेट कर पाएंगे उस फॉर्मूले को लगाकर। कहां पर, न्यूमरेटर में। लेकिन वो फॉर्मूला न्यूमरेटर में किस तरीके से लेकर आना है, और लेकर तो आना ही है, हमें ये टर्म्स भी उसमें दिखानी है। तो हम देख रहे हैं जेई ने भले ही चाहे क्वेश्चन एडवांस लेवल पे दिया हो, उसने खुद हमें इतनी बड़ी एक हिंट दी है कि अगर हम दोनों टर्म्स को कॉन्सिक्यूटिवली अगर सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, π/6। और π/6 किसको रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट नंबर को। तो अगर हम किसी भी वेरिएबल टर्म में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो एक्सप्रेशन पर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसी बात का थोड़ा सा बेनिफिट लेते हैं और अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई बनाते हैं। यही आईआईटी हमसे चाहता है और यही हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने अपने एक्सप्रेशन को लिखा सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 to 13 और ऊपर हमने साइन π/6 से मल्टीप्लाई करा और साइन π/6 से डिवाइड किया, और हमारे पास नीचे एक्सप्रेशन पहले से ही बना हुआ है π/4 प्लस k-1 टाइम्स ऑफ π/6 इंटू साइन π/4 प्लस k टाइम्स ऑफ π/6। इसको हमने अभी एज इट इज लिखकर छोड़ दिया। अब हम देख पा रहे हैं इस π/6 के अंदर इस π/6 को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा था, इस तरीके से। बस अब हम इसी फॉर्म को इसमें अगर शो कर देते हैं तो एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा k इक्वल टू 1 to 13। हम देख रहे हैं इस साइन π/6 को हम कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ये साइन π/6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2। और जब ये 1/2 होगा तो वो 1/2 हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो हमने उस 2 को ऊपर लिख लिया और इस साइन π/6 को हमने थोड़ा सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट के साथ लिखा, ये वाला टर्म। तो ये हो जाएगा हमारे पास π/4 प्लस k/6 माइनस π/4 प्लस k-1 टाइम्स ऑफ π/6। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये क्वांटिटी चली आ रही है साइन π/4 प्लस k-1 टाइम्स ऑफ π/6 इंटू साइन π/4 प्लस k टाइम्स ऑफ π/6। बस ध्यान हमें यहाँ पर यही देना है कि हमने ये जो अरेंजमेंट सेट किया है वो क्यों किया है। हमने ये इसलिए सेट किया है जिससे कि हमारा ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके, और ये जो हमें एडिशन निकालना है k इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक, ये हम इजीली बिना अटके बिना परेशानी के सॉल्व कर पाएं। तो अगर हमें याद हो साइन a-b का फॉर्मूला, तो वो कितना होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। बस अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी ट्रैक पर आ जाएगा। हम लिखते हैं सिग्मा k इक्वल टू 1 to 13, और क्योंकि ये जो 2 है ये कांस्टेंट है तो हमने इसे सिग्मा के बाहर कर लिया, इनटू इस साइन के अंदर हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन a बोले तो हमारे पास ये टर्म प्लस k/6 इंटू कॉस b बोले तो हमने ये वाला ये जो टर्म लिया है π/4 प्लस k-1 टाइम्स ऑफ π/6 माइनस, क्योंकि क्या बोल रहे हैं हम, साइन a माइनस b, माइनस कॉस a π/4 प्लस
के पाई बाय 6 इंटू साइन बी। साइन बी कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई बाय 4 प्लस के माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 6। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है, हम जान रहे हैं कि अगर हमारे पास a माइनस बी अपॉन सी टाइप का टर्म होगा तो हमें बचपन में सिखाया जाता है कि हम इसको सेग्रीगेट करके कैसे लिख सकते हैं, a बाय सी माइनस बी बाय सी। बस इसी छोटी सी बात को ध्यान में रखते हुए हम नीचे वाले इस एक्सप्रेशन को दोनों ही इन टर्म्स के अलग अलग डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। तो हमारे पास बन रहा है साइन पाई बाय 4 प्लस के माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 6 इंटू साइन पाई बाय 4 प्लस के टाइम्स ऑफ पाई बाय 6। और इसी तरीके से ये टर्म यहाँ पर भी आ जाएगी, साइन पाई बाय 4 प्लस के माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 6 इंटू साइन पाई बाय 4 प्लस के पाई बाय 6। जैसे ही हमने ये सेग्रीगेशन किया, हम देख पाएंगे कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ जैसे ही कैंसिल आउट होता है तो एक्सप्रेशन हमारा बहुत ही इजी फॉर्म में हमें दिखने लगेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखने लगेगा। तो हम देख रहे हैं कुछ कैंसिल आउट क्या हुआ है। देखिए ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो गई है और इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो गई है। तो जो हमारे पास बचने वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा यहां से 2 इंटू सिग्मा ऑफ के इक्वल टू 1 to 13। ये देख रहे हैं कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा। और इसमें लिख लेंगे पाई बाय 4 प्लस के माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 6 माइनस, ये माइनस आ गया, यहां पर भी देख रहे हैं ये कॉस ऑफ एल्फा अपॉन साइन ऑफ एल्फा टाइप से दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट ऑफ एल्फा, मतलब पाई बाय 4 प्लस के पाई बाय 6। यही टर्मिनोलॉजी हम जनरली इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए यूज करते हैं। कब, जब डिनोमिनेटर के अंदर एक भारी भयंकर टर्म को दे दिया जाता है जिसको कि हमें पहले न्यूमरेटर या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर पाते हैं। खैर, जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भारी से भारी, बिल्कुल टफ से टफ क्वेश्चन को भी हम कितना इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को न्यूमरेटर वाली टर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहां पर समीशन लगाना इजीली हो जाएगा। इजी इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि हमने दोनों ही टर्म्स को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, निगेशन, मतलब हम नेगेटिव साइन के साथ एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये भी बन जाती है कि जब हम इसके अंदर समीशन लगाएंगे तो कुछ टर्म शायद आपस में कैंसिल आउट हो जाए, मतलब एक सिमेट्री बन जाए, एक पैटर्न बन जाए और हमारे पास टर्म्स रिड्यूस होके बहुत ही कम रह जाएं और हम उन्हें इजीली सॉल्व कर पाएं। तो देखते हैं, हमने यहाँ पर सिग्मा लगा दिया। जैसे ही हमने सिग्मा लगाया यहाँ पर तो हमने के की वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करी। तो हमने के इक्वल टू 1 से स्टार्ट करा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट ऑफ पाई बाय 4। जब हमने के की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये वैल्यू तो हमारे पास कॉट पाई बाय 4 ही आएगी। माइनस, हम देखते हैं जब आपने के की वैल्यू 1 रखी यहां पर तो ये कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। ये हमारे लिए के इक्वल टू 1 पर वैल्यू आ रही है, प्लस फिर हमने के इक्वल टू 2 की वैल्यू रखी तो ये हमारे पास आ रहा है कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस, देखेंगे 2 माइनस 1, 1 रह जाएगा, तो यहां पर कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, पाई बाय 6 माइनस, ध्यान से देखेंगे जब हमने के इक्वल टू 2 लिया तो यहां पर तो आ गया पाई बाय 6 और यहां पर कितना आ जाएगा, कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 6। इसी तरीके से हमने कॉट में या इस एक्सप्रेशन में हम बोल सकते हैं के की वैल्यू 3 रखी तो हमारे पास आ जाएगा कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस, ध्यान से देखेंगे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 6 माइनस,
ये हो जाएगा कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 6। इसी तरीके से हम सारे के सारे k की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हम लास्ट टर्म रखेंगे तो हमारे पास आएगा कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस, ध्यान से देखेंगे जब 13 रखेंगे लास्ट टर्म तो ये हो जाएगा 13 माइनस 1 12 पाई बाय 6 माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6। अब यहां पर बस हमें पैटर्न को पहचानना है कि आखिर पैटर्न किस तरीके से यहां पर टर्म्स को या तो रिड्यूस कर रहा होगा या फिर किसी तरीके से उसको एक्यूमुलेट कर रहा होगा। तो देखते हैं, हमने देखा कि हमारे पास यहां कॉट पाई बाय 4 है, लेकिन यहां पर जो माइनस का टर्म है वो क्या दे रखा है, कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। जब हम सेकंड टर्म की तरफ या एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं तो देख रहे हैं यहां पर प्लस में दे रखा है कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, मतलब ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट होती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से जब हम इससे आगे वाली टर्म पर चलते हैं तो देखते हैं यहां पर क्या दे रखा है, माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 6। और यहां पर जब इससे और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि प्लस में दे रखा है कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 6। तो ऑब्वियसली ये टर्म भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितनी भी जो किसी भी टर्म की सेकेंड टर्म जो है वो उससे आगे वाले टर्म की फर्स्ट टर्म से कैंसिल आउट होती हुई हमें दिखाई दे रही है। यही पैटर्न पूरे के पूरे समीशन के अंदर फॉलो होगा और हम देखेंगे कि सारी की सारी ये जो टर्म्स हैं कहाँ तक, 13th वाले नंबर के टर्म की फर्स्ट टर्म तक कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो बचने वाली जो हमारे पास टर्म्स होंगी वो हम देख लेते हैं वो कितनी हो जाएंगी, ट्वाइस टाइम ऑफ कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6। अब जब हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इतने सिंपल सी फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है तो अब हम इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना है, 13 पाई बाय 6। इस 13 पाई बाय 6 को क्या हम 2 पाई प्लस पाई बाय 6 बुला सकते हैं? हाँ, बुला सकते हैं। और हम देख रहे हैं ये कितना है, पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 4 45 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री, तो हम देख रहे हैं कितना है, 75 डिग्री। तो 2 पाई प्लस थीटा हमें बताता है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इन कन्वर्जन्स के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप प्लीज़ उसको फॉलो करें तो शायद आपको ये बहुत ही ईजिली से समझ में आ पाएगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 पाई प्लस ये 75 डिग्री जो हमारा हो रहा है, इससे हमारा कन्वर्जन होता है कॉट 75 डिग्री। और ये हम कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे, ये हम फॉल करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनता हुआ आ रहा है, ट्वाइस टाइम ऑफ कॉट ऑफ पाई बाय 4 को आप बोल सकते हैं कितना, 45 डिग्री, और ये माइनस हो जाएगा हमारे पास कॉट ऑफ 75 डिग्री। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन आगे देखते हैं। अब हमें पता है कॉट 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, और कॉट 75 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं tan 75 से। हमें पता है tan 75 की वैल्यू होती है 2 प्लस √3। तो हमारे पास कॉट 75 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3। वो वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस लग के -2 प्लस √3। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ √3 - 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।